नहीं, लॉकडाउन की अब ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास वैक्सीनेशन है, जो आपने वक्त, मशीनरी, टाइम और पैसा लॉकडाउन लगाने में आपने यूज़ करना है, उसके बजाय अगर आप वैक्सीनेशन ड्राइव को फास्ट कर लें, तो मैं समझता हूँ लोगों की दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी और कोरोना से भी आपको निजात आप मिल जानते जाएगी। हैं लाल सिंह जी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, फिर बीजेपी से उनकी कुछ नाराज़गी रही, कांग्रेस से कुछ नाराज़गी रही, उन्होंने अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनाई। इस वक्त वो ताकत में नहीं है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडर जम्मू ने भी खोया है मंच पर। तो आपको क्या लगता है कि उनका आगे का दोनों ही पार्टियां जो सेंटर की क्या हैं कि जम्मू के बारे में नहीं रणनीति सोचती। होगी? इनको डोगरे नहीं दिखते। इनको अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ सियासत और सियासत कश्मीर की। ना इनको डोगरे ना उनको दिखे तो ना इनको दिखे। हार के चौधरी लाल सिंह जी ने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का गठन किया ताकि जम्मू के डोगरे इनकी आवाज को बुलंद किया जा सके और जम्मू को एक सेपरेट स्टेटहुड दिया जाए। कौन सा कोरोना है जो खाली स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब यूथ के अगेंस्ट आ रहा है, इलेक्शंस के अगेंस्ट नहीं आ रहा। बंगाल में क्या मोदी बाबा खड़े हैं झाड़ू लेके, हैं ये 56 इंच की सीना लेके खड़े हैं तो कोरोना डर गया। अगर कोरोना इलेक्शन से डरता है जनाब, तो मैं समझता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप इधर भी इलेक्शन करवाइए, मत यहां से भी भाग जाए। हमारे देश में 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे देने का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन करीब 135 लाख है। तो अगर स्टेट वाइज इस ड्राइव को चलाया जाए तो ये हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट 2 दिन में फुली वैक्सीनेटेड हो सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। आज 100 दिन के करीब हो चुके हैं और 100 दिन में नमस्कार, मैं आप समझता देख रहे हैं हूं जम्मू टीवी। मैं हूं शुभम कोतवाल। आज हमारे साथ हैं सुनील सिंह जी, जो कि सीनियर लीडर हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी से। तो चलिए, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज इस शो में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनील जी, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना बढ़ रहा है स्टेट में। पीछे जैसे भी जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, केसेस का ऐसा है ना कि ये एक बड़ा पेचीदा सा मसला है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जिस समय कोरोना लास्ट ईयर आया तो बताया गया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का कि हम इसको फाइट कर पाएँ। बेड्स की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज थी। उस समय भी हमने गवर्नमेंट को बताया था कि अगर हमारे पास 700 से 800 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको अवेल किया जाए, तो सारी टेस्टिंग करीबन 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो सकती थी इंटायर जम्मू कश्मीर की। मगर गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। अब जब सेकंड फेज शुरू हुआ है, सेकंड फेज शुरू होने से पहले इन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन ड्राइव जो थी वो शुरू कर दी। वैक्सीनेशन हमारे पास आ चुकी थी। मैं आपको एक स्टार्ट बताता हूं सर कि हमारे देश में 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे देने का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन करीब 135 लाख है। तो अगर स्टेट वाइज इस ड्राइव को चलाया जाए तो ये हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट 2 दिन में फुली वैक्सीनेटेड हो सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। आज 100 दिन के करीब हो चुके हैं और 100 दिन में मैं समझता हूं अगर 1 करोड़ का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आपको 100 करोड़ की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन अभी तक दे देना चाहिए था, मगर कहां दिया गया। पहली चीज ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, और दूसरा ये कौन सा कोरोना है जो खाली स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब यूथ के अगेंस्ट आ रहा है, इलेक्शंस के अगेंस्ट नहीं आ रहा। बंगाल में क्या मोदी बाबा खड़े हैं झाड़ू लेके, हैं ये 56 इंच की सीना लेके खड़े हैं तो कोरोना डर गया। अगर कोरोना इलेक्शन से डरता है जनाब, तो मैं समझता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप इधर भी इलेक्शन करवाइए, मत यहां से भी भाग जाए। तो ये एक, ठीक है कोरोना तो है, मगर इसको एक अलग राजनीतिक ना एंड दिया जा रहा है इस समय। ये मैं आपसे कहूंगा, लोगों को अवेयरनेस जरूरी है, लोगों को एसओपीज को फॉलो करना जरूरी है, मगर इसके साथ साथ लोगों में जो भय का माहौल बनाया गया है इस गवर्नमेंट के थ्रू कि हाँ भाई ये जो गवर्नमेंट है कभी भी लॉकडाउन लगा सकती है। नहीं, लॉकडाउन की अब जरूरत नहीं। अगर आपके पास वैक्सीनेशन है, जो आपने वक्त, मशीनरी, टाइम और पैसा लॉकडाउन लगाने में आपने यूज करना है, उसके बजाय अगर आप वैक्सीनेशन ड्राइव को फास्ट कर लें, तो मैं समझता हूं लोगों की दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी और कोरोना से भी आपको निजात मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं लाल सिंह जी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, फिर बीजेपी से उनकी कुछ नाराज़गी रही, कांग्रेस से कुछ नाराज़गी रही, उन्होंने अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनाई। इस वक्त वो ताकत में नहीं है। हम्म। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडर जम्मू ने भी
खोया है मंच पर, तो आपको क्या लगता है कि उनका आगे का क्या रणनीति होगी कि वो आगे टैकल कर पाएँ, जम्मू के अवाम के साथ वो मिल सकें और उसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकें? क्योंकि वो एक काफ़ी ही बड़े राजनीतिक थे, अभी भी हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने चौधरी साहब की बात की है, तो एक लीडर की जो विज़न होती है, वो कभी भी पूरी तरीके से संपूर्ण तौर से पार्टी की विज़न नहीं हो सकती। क्योंकि इंडिविजुअल और एक संगठन की विज़न अलग-अलग तरीके से बनती है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। चौधरी साहब की विज़न जो इंडिविजुअली थी, वो 2004 में भी उन्होंने कहा था, जब व्हेन ही वाज़ अ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने तब भी कहा था जम्मू को एक अलग राज्य बना देना चाहिए। लद्दाख को यूटी बना दो और जम्मू को एक अलग स्टेट बना दो। वही विज़न उनकी आज भी है। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो उनसे वादे किए गए, जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, तो उन वादों को कुछ न किसी ना किसी स्तर पे कांग्रेस पूरा करती रही। लेकिन जिस समय एक स्टेज आई कि कांग्रेस ने अपने सारे वादे जो उन्होंने चौधरी साहब से किए थे कि भाई, और चौधरी साहब जनता के मास लीडर हैं, तो वो वादों पे जब कांग्रेस विफल होने लगी, तो चौधरी साहब ने फिर हार के उस समय भाजपा सत्ता में आई और भाजपा ने भी यही वादे दिए। भाजपा ने भी यही वादे दिए उस समय कि हाँ भाई, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब चौधरी साहब ने भाजपा ज्वाइन की, तो उन्होंने वहां से भी यही निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों ही पार्टियां जो सेंटर की हैं, कि जम्मू के बारे में नहीं सोचती, इनको डोगरे नहीं दिखते, इनको अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ सियासत और सियासत कश्मीर की। ना इनको डोगरे, ना उनको दिखे तो ना इनको दिखे। हार के चौधरी लाल सिंह जी ने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का गठन किया, ताकि जम्मू के डोगरे, इनकी आवाज को बुलंद किया जा सके और जम्मू को एक सेपरेट स्टेटहुड दिया जाए, जो कि हमारी प्रथम रूप से चौधरी साहब की भी मांग थी और जम्मू के डोगरों की भी मांग है। हम लोग क्यों कश्मीर की जो दिक्कतें हैं उनमें हम लोग फंसे? आतंकवाद कश्मीर में, बदनाम जम्मू। आतंकवाद कश्मीर में है, यहाँ पे हम नेशनलिस्ट लोग हैं। इससे बड़ा क्या राष्ट्रवाद है जो जम्मू? आप मुझे बताइए, आज तक जितने भी मतलब टेररिस्ट अटैक्स हुए या कुछ भी हुआ, सबसे पहले अगर कहीं कर्फ्यू लगा तो जम्मू डिवीजन में लगा। भद्रवाह, किश्तवाड़, उधमपुर, जम्मू, सांबा, ये इलाके हैं। तो हम लोग नेशनलिस्ट लोग हैं। तो अगर हम लोग नेशनलिस्ट होके भी अगर हमें एंटी नेशनलिज्म का टैग अपने मत्थे पे रखना पड़ रहा है सिर्फ कश्मीर की वजह से, तो हम क्यों रखें? इसलिए हमने ये मांग की थी कि जम्मू को अलग कर दो। एक बात, और इसी संदर्भ में डोगरा स्वाभिमान संगठन बना। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब से डोगरा स्वाभिमान संगठन बना है, तो जिस दिन जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई थी, 10 दिन पहले, मैं समझता हूं कि 10 दिन पहले पार्टी का गठन ऑफिशियली हुआ। 10 दिन में पार्लियामेंट की तैयारी नहीं हो सकती। और जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शंस खत्म हुए, इन लोगों ने पहले डिटेन कर दिया, 370 तोड़ दी, सारे पॉलिटिकल लीडर्स डिटेन हो गए, हमारे सारे पार्टी के जो आला नेता हैं उन सबको डिटेन किया गया। और जैसे ही उनकी डिटेंशन हटी, कोरोना आ गया, तो ऑटोमेटिकली सब डिटेन दोबारा हो गए। और जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा अभाव कम हुआ, उनका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव कम हुआ, इन्होंने डीडीसी इलेक्शंस करवा दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी ग्रोथ के रास्ते पे चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि माता रानी सुख रखेगी, तो हम लोग जल्दी ही सत्ता में आएंगे। कहीं न कहीं आपने देखा यूथ काफ़ी नाराज़ है जम्मू का, आए दिन भर्तियों को लेकर बच्चे सड़कों पे बैठे हैं। अगर आप देखें डेली वेजर रोज़ हड़ताल पे जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो चीज़ें आनी आती थी उनमें भी कहीं न कहीं रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अब टैक्सेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कहीं न कहीं लोग इन सब भार से नाखुश हैं। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर युवा की बात है ना, मैं शुरू से युवा पीढ़ी की अध्यक्षता ही करता रहा हूँ और युवा पीढ़ी के बारे में ही बात करना प्रेफर भी करता हूँ। देखो, युवा, इस चीज़, एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कैसे है कि सिर्फ 2 से 2.5% लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हमारे पूरे देश की मैं बात करूँगा, बाकी सारा युवा जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड है या तो बिजनेस पे डिपेंड है। अब आप देखिए कि 2016 में बुरहान वानी मारा गया, स्टेट कुछ महीनों के लिए बंद हुई। जैसे ही वो बंद से उभरने लगे, स्टेट खुलने लगी, तो वैसे ही नोटबंदी कर दी गई। नोटबंदी से आप उभरने के तौर पे अभी जस्ट शुरू ही हुए थे, जीएसटी लग गया। जीएसटी समझने शुरू हुए तो इन बिटवीन स्टेट टूट गई, अपना गवर्नमेंट टूट गई, हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट टूट गई। जैसे ही गवर्नमेंट टूटी और पार्लियामेंट की इलेक्शन आई, पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद उम्मीद थी कि असेंबली इलेक्शंस कराई जाएगी, वैसे ही इन्होंने 370 तोड़ दिया। 370 टूटने के बाद क्या हुआ कि दोबारा
हम लोग स्टेट बंद हो गई हमारी दोबारा, 370 से हम बाहर निकले तो कोरोना आ गया। मतलब पिछले 5 सालों में अगर पूरे देश में किसी ने सफ़र किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का नौजवान। इन 5 सालों में वैकेंसीज की क्या हालत है आप जानते हैं? इंजीनियर हर साल हमारी स्टेट में करीबन 10,000 यूथ जो है, चाहे लड़की है चाहे लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो इंजीनियर्स बनते हैं। और पिछले 5 सालों में कोई पोस्ट नहीं निकली है इंजीनियर्स की। अब इन्होंने एक वाइड एक नोटिफिकेशन के थ्रू 500 कुछ पोस्टें निकाली हैं इंजीनियर्स की। मुझे बताइए 50,000 इंजीनियर आप बनवा रहे हैं और 500 आप नौकरियां दे रहे हैं, तो वो बच्चा करेगा क्या? आप मुझे बताइए यूथ किस तरफ जाए? बीएसएफ के एस्पायरेंट्स वो बेचारे 70 दिन से वहां बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। पहले तो बोला गया जब डीडीसी इलेक्शंस आए कि भाई आपको जी हम 2000 नौकरियों की हाइक देंगे। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि जब भर्ती आई थी उस पर लिखा गया था कि द पोस्ट कैन बी इंक्रीज विद द कोर्स ऑफ टाइम। अब क्योंकि पिछले 5 सालों में स्टेट अनस्टेबल थी तो पोस्टें तो बढ़ाई जाएंगी ना। और भर्ती का एक प्रोसीजर है, ये कोई मेरे टाइम या आपके टाइम पे नहीं हो रही है, ये मैंने भी देखी है, मेरे से जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने भी देखी है, जो मेरे दादा परदादा थे उन्होंने भी देखी है, मेरे फादर साहब की जनरेशन ने भी देखी है। तो ये कोई आज का प्रोसेस नहीं है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, डीडीसी इलेक्शंस के टाइम पे उनको नौजवानों को वादा दिया कि आपकी पोस्टें बढ़ा दी जाएंगी, और उस वादे को एक मतलब लॉलीपॉप टाइप में देने के लिए, प्रूफ करने के लिए इन्होंने 3300 बच्चों का मेडिकल ले लिया। अब कोई इन अधर्मियों को पूछे, भाजपा वालों को, कि भाई आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी भर्ती है जिसमें मेडिकल आप जब आप मेडिकल ले लेते हो, जो बच्चा मेडिकली फिट होता है उसको वर्दी दी जाती है। तो आपने 3300 बच्चों का मेडिकल लेके फिर मेरिट क्यों निकाला? मतलब आप बेवकूफ बना रहे थे युवा पीढ़ी को। और आज क्या हुआ, जब वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि इनको कोई और फंडिंग दे रहा है, इनको फंडिंग कहीं और से, दे आर स्पॉन्सर्ड। अरे भाई 70 दिन से कौन बैठेगा? सर्दियों से गर्मियां आ गई, धूप बारिश बरसात सब हो गया, और आप लोग क्या चाहते हो? 10 मरले के प्लॉट पे जतिंदर सिंह जी के कोठी के बाहर 144 लग गई। कौन से संविधान का ये पालन कर रहे हैं? कोई संविधान नहीं है, संविधान इनका खुद ही है। अब इन्होंने खुद अपने आप को संविधान समझ लिया है। युवा शक्ति बिल्कुल खत्म कर दी हुई है इन्होंने, कोई मतलब नहीं है इनको उनसे। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे देते हैं, हमने बात की, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे अगर आपने बात की, 5 मिनट का मसला है, 5 मिनट का मसला है आप लोगों के लिए। आप लोग सरकार, अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल है तो इस्तीफा दे दो, आप इस्तीफा दो, डोगरा स्वाभिमान संगठन की सरकार को मौका दो, हम बताते हैं कैसे होता है। 5 मिनट का काम है, लेकिन करने की नीयत नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शंस खत्म हो गए ना। अगर आज असेंबली इलेक्शन हो जाए तो आज उन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। ये एक तरीका है। आज वो बच्चे इतने परेशान हैं कि वो बोल रहे हैं, एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि हमें आत्मदाह की परमिशन दी जाए। किसके लिए? देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं, अपने क्वालिफाई करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही। और ये लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्रवादी कौन है? जो जम्मू कश्मीर के बाहर वाले। इससे बड़ा क्या राष्ट्रवाद है कि जो बच्चा नौकरी भी नहीं कर रहा है वो बोल रहा है कि मैं तिरंगे में लिपट के घर जाना चाहता हूं, मरा हुआ जाना चाहता हूं, जिंदा नहीं जाऊंगा अगर तुम लोग नौकरी नहीं दोगे, क्योंकि मैंने क्वालिफाई की। और इससे बड़ा क्या राष्ट्रवाद है? और जो SRO 24 के बच्चे, वो क्यों आज खजल है? आप किसी भी बैंक में चले जाइए, देखो ना, या तो नौकरी दो, नौकरी इन्होंने दी नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था इंजीनियर्स का, उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। तो अब वो इंजीनियर कहां जाए? नौकरी तो आपने 500 निकाली ना 5 साल में, 50,000 इंजीनियर्स के लिए 500 नौकरियां निकाली, वो बच्चे कहां जाएंगे? अब तकरीबन 4,000 उधर से भी अनएम्प्लॉयड हुए, वहां से भी अनएम्प्लॉयड हुए, वो बच्चे कहां जाएंगे? फिर आप बोलते हो बच्चा, आज का युवा नशेखोरी की तरफ जा रहा है। हम नशेखोरी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मगर आप बच्चों को कुछ करने के लिए दो तो सही। बिजनेस, अगर आप बिजनेस, हाँ बिजनेस करे बच्चा, ये भी एक बड़ा अच्छा लॉलीपॉप है गवर्नमेंट का। अगर बिजनेस करने के लिए बोल दिया, जब आप किसी स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू जाते हैं, चाहे वो खादियन विलेज है, चाहे वो DIC है, चाहे वो CCOP है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर की, बैंकर्स ठोक के मना कर देते हैं, साफ नहीं हो सकता जी। रीजन क्या है? 24-25 साल का लड़का जाएगा, कुछ बैठे हुए बोलेंगे मारे ये बच्चा है, ये छोटा है अभी। अरे भाई 18 साल का बच्चा मैच्योर इनफ है कि उसको पता है कि उसने कौन से नेता को वोट देना है, उसने कौन सी सरकार चुननी है। 21 साल का लड़का वेपन इशू करवाने के लिए, वेपन लाइसेंस लेने के लिए वो एलिजिबल है, उसकी सोच समझ इतनी बड़ी है, लेकिन हाँ वो काम करने के लिए मैच्योर इनफ नहीं है। और जब हम लोग जाते हैं, युवा जाता है कोई वहां पे, तो कई बार ये देखने को मिला है, बैंकर्स क्या बोलते हैं हरासमेंट के लिए, आप 17 बैंकों की NOCs ले आओ। आप सोचिए कि कौन से जमाने में रह रहे हैं।
17 बैंकों की एनओसियां ले आओ मैनुअल। अरे भाई पैन कार्ड है, सिंबल क्रिएटेड है, डालो ना पैन नंबर, सब कुछ तो ऑनलाइन आ जाएगा। हरासमेंट किस चीज की? उसके बाद ये भी एक है, और जब बच्चा लोन लेने जाता है उनको बोल देते हैं अच्छा आप एक काम करो कोलेटरल ले आओ। मतलब क्या लॉजिक है यार, क्या इल्यूजन है इन लोगों का। मतलब कोई सेंस होनी चाहिए ना बच्चे की, इन लोगों के पास। अगर एक बच्चे के पास कोलेटरल है, मॉर्गेज देने के लिए जगह है, बाड़ी है, घर है, मकान है, अगर उसने गिरवी रखना है तो 2-4 मरले बेच के काम ना चला ले। वो उनके चक्कर ही क्यों काटे लोन के, इंटरेस्ट सूद दे ही क्यों? और जबकि गवर्नमेंट की क्लियर स्कीम है, सीजीटी एमएससी करके एक स्कीम आती है, उसमें गवर्नमेंट बोलती है 1 करोड़ तक अगर कोई युवा लोन लेना चाहता है किसी कार्य को या किसी कार्यालय को खोलने के लिए, तो आप उसको रिस्क कवर, मतलब जैसे हम गारंटी लेते हैं या गारंटर्स लेते हैं, वो एक किस्म का रिस्क कवर है। तो उस रिस्क कवर की जगह आप सीजीटी एमएससी को अप्लाई कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, 1% आपको इंटरेस्ट रेट से ज्यादा देना होता है। कौन देगा? बैंकर देगा? नहीं, जो ले रहा है वही देगा। अरे अगर जो ले रहा है उसको दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और फिर बोलते हैं बैंक घाटे में चल जाता है इनकी वजह से। अरे बैंक बच्चों की वजह से घाटे में जाता है, बैंक किसानों की वजह से घाटे में जाता है, बैंक नीलम मोदी की वजह से घाटे में नहीं जाता है। बैंक ये जो विजय माल्या है इसकी वजह से घाटे में नहीं जाता है। बैंक कॉर्पोरेट्स के मतलब माध्यम से घाटे में नहीं जाता है। बैंक पॉलिटिशियंस के माध्यम से घाटे में नहीं जाता है। मगर युवा को नौकरी देने से, युवा को रोजगार देने से बैंक घाटे में जाता है। अब आप समझिए कि युवा किस स्तर पे आज आ चुका है। और ये आज मेरी युवा पीढ़ी से एक अपील है कि आप लोग अब जागो। ये गवर्नमेंट नहीं है आप लोगों की, इन्होंने आपका कुछ नहीं करना, और इनकी एक्चुअली विजन ही नहीं है। एक युवा तबके की जो पीड़ा है वो एक युवा ही समझ सकता है, क्योंकि वो उस फेज से निकला हुआ होता है या वो उस फेज को कहीं ना कहीं जी रहा होता है। तो इनसे उम्मीदें रखना ही बेवकूफ़ी है। और इस गवर्नमेंट को भी मैं चेतावनी दूंगा कि मत खिलवाड़ करो युवा से। ये युवा पीढ़ी है, 65% आबादी इस देश में युवा की है। अगर बिगड़ गया संभालना नामुमकिन हो जाएगा। ये वही देश है जहां युवा भगत सिंह भी था, ये वही देश है जहां युवा चंद्रशेखर आजाद भी था, और जब उनको रोकना पॉसिबल नहीं था तो आज की पीढ़ी को रोकना तो नामुमकिन हो जाएगा। धन्यवाद सुनील जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप जम्मू टीवी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।